नमस्कार, मैं हूं दिव्या। आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। पेश है अब तक की खास खबरें। एक बार फिर से बीएमसी का दोहरा चरित्र लोगों के सामने आया है। पिछले महीने मुंबई के लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में लगी आग से शहीद हुए फायर ब्रिगेड के जवान नितिन इवलेकर को बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने 15 लाख की मदद की घोषणा की थी, लेकिन नितिन के परिवार वालों को अभी तक मदद राशि नहीं मिली है, जबकि बीएमसी ने यह राशि पीड़ित परिवार को 15 दिन के अंदर देने की घोषणा की थी। ये नम आंखें दुखी हैं किसी अपने से बिछड़ने के गम में, लेकिन उससे भी बड़ा दुख उन झूठे वादों और दिलासों का है जो बीएमसी ने उनके साथ किया था। जी हां, ये वही शहीद की विधवा पत्नी है जो मुंबई की अंधेरी स्थित लोटस बिजनेस पार्क में लगी आग को बुझाते बुझाते शहीद हो गए थे। फायर ब्रिगेड जवान शहीद नितिन इवलेकर को बीएमसी ने 15 दिन के अंदर 15 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की थी, लेकिन आज 1 महीना होने को है, लेकिन अभी तक ये मदद की राशि परिवार को नहीं मिली है। शहीद नितिन इवलेकर की पत्नी शुभांगी इवलेकर जब मदद की राशि को पाने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास जाती है तो उन्हें सिवाय दिलासों और बहानों के कुछ नहीं मिलता। नहीं, अभी तक नहीं मिली है। बीएमसी ने मुझे यह बताया है कि आप जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को सब डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को सबमिट नहीं करेंगे तब तक हम हमारा प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ाएंगे। और बीएमसी को एक मृत्यु वारस रहता है, वो दाखला बीएमसी ये इधर वसई के तहसील में 17-18 दिन हो गए उधर पड़ा है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उनका स्ट्राइक चालू है, कभी तहसीलदार रहता है वो नहीं मिलता है, इसके लिए वो दाखला अटक गया है। इसके लिए बाकी का प्रोसीजर भी हमारा बाकी है। लोटस ने जो जाहिर की थी मदद वो डायरेक्टली हम लोगों को नहीं दी, वो लोगों ने बीएमसी वालों को दी, बीएमसी ऑफिसर को दी। और जब ये मदद स्वीकार लेने को हमारे घर के लोग गए थे, 2-3 जन गए थे, तभी बीएमसी के ऑफिसर वो लोगों को कि वो क्या बोले कि तुम लोगों को जितनी मदद मिल रही है सब जगह से वो मदद ले लो और चुप बैठो। यानी ये किस रीज़न से बोल रहे हैं कि वो मदद ले लो और चुप बैठो? क्या हमारा खुद का आदमी गया है, घर का कमाने वाला पूरा गया है, बच्चे लोग हमारे अनाथ हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे? इन सब कारणों से बीएमसी का दोहरा चरित्र एक बार फिर से सामने आ गया है। आखिर बीएमसी इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है कि वे अपने ही किए वादों से मुकर जाए उन परिवार वालों के साथ जिनके लोग दूसरों की रक्षा करते अपनी जान गंवा बैठते हैं। बीजेपी अनुसूचित जाति विभाग के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र अदावले से कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर रिपोर्टर 24/7 के संवाददाता रितेश तिवारी ने बात की। पेश है ये खास बातचीत। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित विभाग के उपाध्यक्ष रामचंद्र अदावले जी हैं। आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विधानसभा में आपके पार्टी की रणनीति किस तरीके की रहेगी? देखिए, अभी 2-3 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हो गया। लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो चुके। इनका एक ही मुद्दा था कि देश में परिवर्तन होना चाहिए। इस परिवर्तन के मुद्दे के आधार पर देश में हमारा लाट आ गया, यानी 325 जो खासदार आ चुके खाली परिवर्तन के मुद्दे के ऊपर। यानी परिवर्तन देश को चाहिए, हर आदमी को परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन यानी देश का विकास चाहिए। हर जगह पे देश का विकास के लिए जनता ने हमें कौल दे चुका है। इसलिए हम जैसे कि देश में हम 65 साल कांग्रेस की राजवट को हमने हटा दिया ये मुद्दे के अनुसार, ऐसा ही हम आने वाले विधानसभा में महाराष्ट्र में परिवर्तन के मुद्दे के अनुसार हम महाराष्ट्र में भी हमारी सत्ता लाने का हम प्रयास करेंगे। सर, अभी जिस तरीके से अमित शाह ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ही महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री होगा, और इस पर आपकी जो समर्थक पार्टी है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि हम इतने प्रबल हैं कि हम विधानसभा में अपनी एकमतता से पूरी सीट ला सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये दोनों की महायुति गए 30 साल से है, और 30 साल पहले हम दोनों ने तय कर चुके हैं कि बहुमत दोनों में से जिसका हो जाएगा
उसका मुख्यमंत्री बनने वाला है। हमारी पार्टी हो या हमारे मित्र पक्ष शिवसेना हो, दोनों में से किसी का अगर बहुमत हो चुका है, उसका मुख्यमंत्री बनने वाला है। आपको ये नहीं लगता सर, कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों को अभी भी आरक्षण मिलना बाकी रह चुका है, उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया है? ये 100% हो जाएगा। धीरे धीरे इस कांग्रेस की नीति को पहले हम डुबाना चाहते, इसे घटाना चाहते। जब इस कांग्रेस नीति को घटा दिया और हमारा बहुजन मतवादी जो पार्टी है, बहुजन हितवादी जो पार्टी है, बहुजनों का हित जोपासने वाली जो पार्टी है, इसका जब हमारे देश में जैसा सत्ता आ गई, इस महाराष्ट्र में आने के बाद हमारा आम लोगों का जरूर फायदा हो जाएगा। देखिए, आज तक कांग्रेस ने हमारे अनुसूचित जातियों के लिए सिर्फ झुलवाते रखे हैं कि वो पीछे रखे हैं, खाली जात के नाम पे वोट मांगे हैं, जात के नाम पे नजदीक रखे हैं। देखिए, आप दलित है, ये हिंदू है, और हिंदू के साथ में मत रख जाओ, आप दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो जाएगा। एक गलत है, अन्याय अत्याचार करने वाली पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी में जितना भी समाविष्ट संगठन है या मित्र पक्ष है, इसके द्वारा कभी भी अन्याय और अत्याचार हो चुका नहीं। अन्याय अत्याचार हो चुका है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया है, राष्ट्रवादी वालों ने किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी मित्र पक्ष है या इस पार्टी के जो भी मेन संगठन है, ये कार्यकर्ता लोग ने किया नहीं है। इसलिए हम लोग अनुसूचित जाति हो, एसटी जमाती हो, ओबीसी हो, सब लोग का एक नया पक्ष, अगर सबका हित जानने वाला पक्ष हो तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में सरकार आना चाहिए। इस ढंग से हम प्रयास कर रहे हैं। सर, आने वाले विधानसभा में आप विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं? हाँ, सोचता हूं कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूं। गए 2 टर्म 2009 और 2004 में महाराष्ट्र में हेर मतदार संघ एक रिजर्व था, इसमें भी मैंने मांग की थी, लेकिन मैं नया पार्टी में था। इससे पहले तो पार्टी नहीं थी, लेकिन टीचर बोल के काम करता था। लेकिन जब मुझे ऐसा लग गया कि टीचर एक समाज सेवक है, इससे और ज्यादा कुछ समाज सेवा करना है, तो पॉलिटिक्स में जाकर के ही समाज सेवा का अंग बढ़ जाता है। इसलिए मैं 2004 में जिस पार्टी में बहुजनों का हित है, बहुजन लोगों की पार्टी है, ऐसी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। और उसी टाइम पे 2004 में लातूर के हेर मतदार संघ में मांग किया था, लेकिन मैं नया रहा था, इसलिए मुझे उस टाइम पे मिला नहीं। पार्टी के वरिष्ठ लोग ने कहे कि भाई आप काम करते चलो, ऐसा करते रहा। फिर 2009 में मैं लोकसभा मांगा था, लेकिन 2009 में भी थोड़ा मेरा संपर्क कम रहा, इसलिए मैं उसी टाइम पे भी रहा। और 2014 में लोकसभा मांगा, संपर्क कम पड़ा। लेकिन अभी मैं गए 3 महीना से लोग उदगीर विधानसभा में संपर्क बढ़ा रहा हूं, और उदगीर सभा लड़ने के लिए मैं सर्वतोपरि यानी सब तरीके से कोशिश कर रहा हूं। और अभी मैं उदगीर रिजर्वेशन के जगह पे जिसका क्रमांक 237 है, उसमें इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। इसलिए आरक्षण के जगह पे आम लोगों के अंदर हमारा रिजर्वेशन का कैंडिडेट रहता है, और सभी जात धर्म के लोग रिजर्वेशन वालों के लिए वोट किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है मैं एक शिक्षा के अंदर हूं, और शिक्षा के माध्यम से मैं संस्था का कुछ विचारों पर गांव में भी किया हूं, इधर में भी किया हूं, और इसी माध्यम से मैं हर जात में जा सकता हूं। मेरा कर्म एक सर्वधर्म सहिष्णुता के हिसाब से है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमारे समाज के अंदर जो भी कोई सामने खड़ा रहेगा, उसमें से मैं अलग रहूंगा बोल के मैं मेरी इच्छा उदगीर विधानसभा में व्यक्त कर रहा हूं। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अनुसूचित विभाग के रामचंद्र अदावले जी, जिन्होंने अपनी पार्टी के विचार कितनी सरलता से मीडिया के समक्ष रखी। कैमरामैन अरुण सिंह के साथ रितेश तिवारी, रिपोर्टर 24x7 मुंबई।
आज मुंबई से सटे जिले थाने और नवी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पेट्रोल फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स ऑफ यूनियन के फरमान पर पेट्रोल पंप बंद होने पर राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस पर देखिए रिपोर्टर 24/7 की एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एलबीटी यानी लोकल बॉडी टैक्स का मुद्दा फिर वापस गरमाने लगा है। बात की जाए महाराष्ट्र की तो आज महाराष्ट्र में जो है पेट्रोल फेडरेशन यूनियन के बैनर तले जो है हजारों पेट्रोल पंप बंद है। तो हम वही मुंबई की बात करें तो एक हमारे साथ इस समय भारत पेट्रोलियम पंप के व्यवस्थापक हैं। जी, आपका नाम जानना चाहते हैं और आप ये बताइए मुंबई में इसका असर क्या है एलबीटी को लेकर के जो महाराष्ट्र में हड़ताल हो रहा है। मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ। तो मुंबई में आज तो कुछ स्पेशल असर तो है ही नहीं, जो कि हमारा जो रेगुलर सेल है वही सेल आज है। तो कस्टमर्स अवेयरनेस था कि स्ट्राइक का, तो कस्टमर सब मुंबई के बाहर के कस्टमर सब पहले से भरा हुआ है, इसलिए आज तो कोई असर नहीं है। तो हमारे तो रेगुलर सेल चालू है, वही सही चल रहा है। मुंबई आज तो पहले दिन स्ट्राइक है, आज तो किसी प्रकार की कुछ एडिशनल सेल तो है ही नहीं, कि मुंबई के बाहर का सभी पंप वाले ने सबको अलर्ट किया हुआ है, इसलिए सब लोग केयरफुली अपने सब भराए हुए हैं। तो आज तो कोई एडिशनल कस्टमर्स हमारे पास आए हुए नहीं है। मुंबई में एलबीटी का कोई असर नहीं है। आज तो सुबह से तो चालू हो गया, तो आज तो अभी तक कुछ असर है नहीं। यानी लोकल बॉडी टैक्स की बात की जाए तो मुंबई के महाराष्ट्र समेत जो है तमाम जो है नगर पंचायत और रूरल एरिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। तो बात की जाए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जो कभी तेज रफ्तार से चलने वाली जानी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है ये एलबीटी यानी लोकल बॉडी टैक्स का कोई भी असर पेट्रोल पंप पे नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र ठाकुर के साथ रितेश पाठक, रिपोर्टर 24/7 मुंबई। देखिए, दिक्कत तो है क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल थाना घोड़बंदर से आ रहा हूँ। थाना में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, तो कई जगह बेसिकली लाइन काफ़ी लाइन है। लाइन इतनी है कि आधा घंटा 1-1 घंटा वेटिंग करना पड़ रहा है। तो मैं बाई चांस यहाँ आ गया तो थोड़ा बहुत देखो खाली मिल गया, भर लिया। आगे मुझे मुंबई घूमना है, रोज़ का 200 रुपये पेट्रोल डालता हूँ, तो दिक्कत तो होगी ना साहब। मैं एक्चुअली में थाने में रहता है, उधर थाने में आज सुबह से पेट्रोल पंप बंद है। मतलब कल रात से पेट्रोल पंप एक्चुअली 10 बजे जो लोग ने बंद किया है, तो पेट्रोल नहीं है, भोजन का बाइक भी खड़ा है और पेट्रोल इतना महंगा भी हो गया है। और किधर मुंबई में अपना पेट्रोल कुछ सस्ता है, कुछ 2-3 रुपये का, हम लोग इधर 2-3 रुपये का कुछ ज़्यादा महंगा मिल रहा है। आप जिस पेट्रोल पंप आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक ही रेट रखो आप पेट्रोल पंप का। एलपीडी वगैरह वो सब निकाल दो पूरा। मतलब 73 है, 83 पेट्रोल पंप है, सब पेट्रोल पंप में 83 चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शिरडी दौरे में एक कार्यक्रम के दौरान धनगर समाज द्वारा नारेबाजी करने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिससे माहौल गर्मा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इस वक्त अहमदनगर जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान शिरडी पर उन्हें एक गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ा। जब चीफ मिनिस्टर शिरडी पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चीफ मिनिस्टर खुश रहे, इसलिए कांग्रेसियों ने भीड़ को भी इकट्ठा किया था। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। सीएम के भाषण को सभी सुन रहे थे। जलसंधारण मंत्र्यांना भेटून त्या ठिकाणी हे लवकर आम्हाला मान्यता देण्याचा प्रयत्न करेल। त्याचबरोबर दुसरा जो पर्याय इथे मांडला गेला आहे तो स्थायी संस्थांच्या माध्यमातून काहीतरी एक रकमी रक्कम आपल्याला घेता आली, उधार घेता आली, त्यांना काही नॉमिनल असं व्याज देखील देता आलं। पूर्वी आपण कृष्णा खोऱ्याच्या प्रकल्पाकरता बॉन्ड उभे केले होते, कर्ज काढलं होतं, रोखे काढले होते। त्या रोखेवर 17-18% व्याजदराने रोखे काढले होते। हे महत्वाचं होतं कारण का लवादाने निर्णय दिला होता आणि 2000 पर्यंत ते पाणी साठवणं आवश्यक होतं, पण त्यामुळे निश्चितच गणित बिघडले, सिंचन खात्याचं अर्थकारण बिघडले। जवळजवळ 80,000 कोटीचे प्रकल्प उभे आहेत। दरवर्षी आपलं बजेट मात्र 7-8 कोटीचं असतं आणि गणित लागणारा निधी आणि उपलब्ध असलेला बजेट तरतूद त्याचं गणित कुठं बसत नाही। म्हणून राज्यपाल महोदयांनी नवीन प्रकल्प सुरू करू नये, जोपर्यंत जुने पूर्ण होत नाही त्याचा लाभ शेतकऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही असली अटी काही घातली। हा दुसरा पर्याय शिर्डी संस्थांमधून आपल्याला काही घेता आलं त्यासाठी मार्केटमध्ये देखील रोखे काढायचा पर्याय देखील हा विचार करण्यासारखा व्याजाचे दर कमी झालेले आहे। पण जर रोखे काढले तर ते परत करावे लागतील, त्याकरता पाणीपट्टी पाणी वापराचे चार्जेस आहेत ते मात्र घ्यावे लागतील। तिसरा पर्याय राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये
जेवढे जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देता येईल तो निधी उपलब्ध करून राहिलेले कालवे ते पूर्ण करण्यात येतील. काही आरोप असा होतो की मुद्दाम काही यामध्ये राजकारण आहे. मला वाटतं यामध्ये काही राजकारण आहे असं काही म्हणता येणार नाही. पैसे कुठं खर्च करावेत याबद्दल निश्चित मतभेद असतात, पण मी स्वतः याबद्दल अतिशय सकारात्मक निर्णय घेऊन कुठल्या मार्गाने कुठल्या स्रोताने आपल्याला पैसे मिळतील आणि कालव्याची कशी पूर्तता होईल आणि तोपर्यंत काय उपाययोजना करता येतील याबद्दल मी सगळे बसून जमलं तर या आचारसंहिता पूर्ण होण्यापूर्वीच आम्ही काही निर्णय घ्यायचा प्रयत्न करू. कि अचानक भीड़ में से नारों की आवाज गूंजने लगी. सभी लोग चौंक गए. सीएम साहब ने भी अपना भाषण रोक दिया. प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे. आनन फानन में पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को शांत कराना चाहा, लेकिन नारेबाजी शांत नहीं हो रही थी. वे लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. सब कुछ उनके सामने हो रहा था. नारेबाजी शांत न होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे भागदौड़ मच गई. पूरा कार्यक्रम स्थगित हो गया. नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा. अंत में मुख्यमंत्री को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा. पुलिस ने भी नारेबाजी कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया. ये नारेबाजी धनगर समाज, जो कि एक पिछड़ी जाति है, वे कर रहे थे. वे अपनी आरक्षण की मांग के लिए नारेबाजी कर रहे थे. दही हांडी में शामिल होने वाले बाल गोविंदाओं के लिए एक निराश होने वाली खबर है. आपको बता दें कि इस साल मुंबई पुलिस ने एक फरमान जारी किया है कि 12 साल के कम उम्र के गोविंदा मटकी नहीं फोड़ पाएंगे. आगामी 18 तारीख को होने वाले दही हंडी उत्सव पर मुंबई पुलिस की पैनी नजर है, खासकर उन बाल गोविंदाओं पर जिनकी उम्र 12 साल से कम है. आपको बता दें कि दही हंडी का उत्सव महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. तो वहीं माया नगरी मुंबई की बात करें तो इस उत्सव में बॉलीवुड के बड़े सितारे समेत तमाम लोग बड़े शिद्दत के साथ हिस्सा लेते हैं. तो वहीं एक और बाल गोविंदाओं की बात करें तो नन्हे बच्चे भी इस त्योहार का पूरे साल से बेसब्री से इंतजार करते हैं. लेकिन इस बार उन्हें थोड़ा मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मुंबई पुलिस के आयुक्त राकेश मारिया ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि दही हंडी उत्सव के दौरान 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यदि मटकी फोड़ते पाए जाते हैं तो उन गोविंदाओं की टीम पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि इस उत्सव के दौरान आखिरी थर की मटकी फोड़ने के लिए बाल गोविंदाओं को चढ़ाया जाता है, ताकि मटकी आसानी से फूट सके. तो वहीं इस बाबत मुंबई पुलिस का कहना है कि मटकी फोड़ने के दौरान नन्हे बच्चे हर साल अनहोनी घटना के शिकार होते हैं. इसके लिए यह नियम लागू किया गया है कि बाल गोविंदा किसी हादसे के शिकार ना हो सके. तो हम भी मीडिया के जरिए मुंबई पुलिस के इस ठोस कदम का स्वागत करते हैं और मटकी फोड़ने वाले गोविंदाओं से अपील करते हैं कि दही हंडी उत्सव के दौरान यह ध्यान रखें कि 12 साल से कम उम्र के बाल गोविंदाओं से मटकी ना फोड़वाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना से बचा जा सके. बाल गोविंदाओं पर पुलिस की पैनी नजर. आपको बता दें कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने दही हंडी उत्सव के मद्देनजर रखते हुए फरमान जारी किया है, जिसमें बताया है कि 12 वर्ष से कम उम्र के गोविंदा मटकी फोड़ने के दौरान यदि पाए जाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. कैमरा पर्सन सुरेन ठाकुर के साथ रितेश पाठक, रिपोर्टर 24x7 मुंबई. तो ये थी अब तक की खास खबरें. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. बने रहिए रिपोर्टर 24/7 के साथ.